हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू वर्षाज अकेडमी। सीटेट एनसीईआरटी की सीरीज़ में ज्योग्राफी का जो आपका क्लास 6 की ज्योग्राफी चल रही है उसमें आज चैप्टर 4 है जिसका नाम है मानचित्र। इससे पहले भी हम चैप्टर 3 कंप्लीट कर चुके हैं तो उनको भी देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो यहाँ ये एक यंत्र है जिसके माध्यम से आप दिशाओं का ज्ञान कर सकते हैं। ठीक है, तो आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने देखा कि ग्लोब का महत्व क्या होता है। ठीक है, ग्लोब के अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तो ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है, क्योंकि उसमें आपको पता चल जाता है कि अक्षांश रेखा देशांतर ये कहाँ पर हैं। ठीक है, जितनी भी काल्पनिक रेखाएं होती हैं वो भी ग्लोब में बनी होती हैं। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों और गाँव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो ये हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ठीक है, अब ग्लोब में अगर आप अपना मोहल्ला या अपना शहर देखना चाहेंगे तो वो नहीं दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? आपको भारत दिखाई देगा, उसके कुछ महत्वपूर्ण शहर आपको जो है राज्य हैं वो दिखाई देंगे। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, हम मानचित्र का उपयोग करते हैं। ओके, ग्लोब में क्या होता है, आप पूरी पृथ्वी का अवलोकन कर रहे हैं, लेकिन मानचित्र में क्या होता है, आप जो आपका एक क्षेत्र है उसका अध्ययन आप कर रहे हैं। ठीक है, मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। तो मानचित्र क्या है आप समझ गए। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा एटलस की किताब आती है जिसमें हर राज्य के बारे में, हर राज्य के कितने शहर हैं, उनमें क्या क्या प्रसिद्ध चीज़ें हैं, कहाँ पे कौन सी नदी है, कहाँ पे धार्मिक स्थल है, वो सारी चीज़ें आपको उसमें एटलस में देखने को मिलती हैं। ओके, एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। ग्लोब में क्या होता है, आपको पूरे पृथ्वी का अवलोकन कर रहे हैं, पूरी पृथ्वी के बारे में पता चल रहा है, लेकिन मानचित्र में आपको एक क्षेत्र के बारे में जानकारी, विस्तृत जानकारी मिल रही है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, इनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि मानचित्र एक ही प्रकार का होता है, मानचित्रों के भी कई प्रकार होते हैं। जैसे कि पहला देख लेते हैं भौतिक मानचित्र। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ जैसे कि पर्वत, पठार, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। समझ गए? भौतिक मानचित्र क्या होते हैं, जहाँ पर आपको प्राकृतिक आकृतियाँ दिखाई देती हैं, जैसे कि पर्वत, पहाड़, ठीक है, नदियाँ, महासागर, इन चीज़ों को जो दर्शाते हैं मानचित्र, उनको भौतिक मानचित्र कहते हैं। अब बात करते हैं राजनीतिक मानचित्र की। तो ये क्या होता है, राज्यों, नगरों, शहरों और गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। ठीक है, कि किस राज्य की कहाँ पर सीमा है, कौन सा नगर किस क्षेत्र तक फैला हुआ है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको राजनीतिक मानचित्र में मिलेंगी। ओके, अब बात करते हैं थीमेटिक मानचित्र। ये देखिए कैसा होता है। कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे कि सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक हैं, दूरी, दिशा तथा प्रतीक। ठीक है, तो थीमेटिक मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। थीमेटिक मानचित्र आप समझ गए कि अलग से कुछ मानचित्र बनाए गए, जैसे कि सड़क मानचित्र, तो आपको उसमें पूरे जो देश है, राज्य हैं, उनकी सड़कों के बारे में पता चलेगा। वर्षा मानचित्र में वर्षा के बारे में, वन और उद्योग के बारे में वन उद्योग मानचित्र में पता चलेगा। ओके, तो मानचित्र के कितने घटक होते हैं? 3 घटक होते हैं। कौन कौन से? दूरी, दिशा और प्रतीक। तो पहले हम बात करते हैं दूरी की। तो दूरी क्या है कि मानचित्र एक आरेखण होता है। मानचित्र में आरेख ही तो होते हैं, लाइन्स ही तो बनी होती हैं, जो पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज़ के एक पन्ने पर दर्शाता है। और ये कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि तथ्यों के बीच की जो दूरी है वो वास्तविक रहे। ठीक है, जो स्थान है उनकी जो दूरी है वो वास्तविक रहे। ये तभी संभव हो सकता है जब कागज़ पर एक छोटी दूरी स्थल का बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसीलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना गया। पैमाना स्थल तथा वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। तो पैमाना आप समझ गए, पैमाना क्या होता है, जो वास्तविक दूरी है तथा मानचित्र पर जो दूरी दिखाई गई है उनका अनुपात होता है। ये लाइन याद रखिएगा। पैमाना क्या होता है, वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात।
उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना है, 5 किलोमीटर। आपके रेखा चित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। ये समझ गए ना आप। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेन पॉइंट यही है कि पैमाने का मतलब क्या होता है। मानचित्र में 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है 5 किलोमीटर। समझ गए ना, ये पॉइंट याद रखिएगा आप लोग, इम्पॉर्टेंट है। अब देखते हैं, जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज़ पर दिखाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। ठीक है, तो ये छोटे पैमाने वाला जो मानचित्र है इसको भी समझ गए होंगे आप। अब बात करते हैं, जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे कि आपके गांव या शहर को कागज़ पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये एक क्षेत्र बना हुआ है जहाँ पर पेड़ है, खेल का मैदान है, विद्यालय है, कुआं है, दुकानें। ठीक है, और कुछ घर यहाँ बने हैं जैसे कि विकास का, शीला का, करीम का घर है, ये फलोद्यान यानी कि बाग है। ठीक है, ये सामुदायिक केंद्र है। तो इन्होंने ये पूरा यहाँ पर मानचित्र का दिखाया है। अब इन्होंने ये पैमाना यहाँ दिया है, वो पैमाना भी देख लीजिए कि मीटर और पैमाना 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर, इन्होंने ये पैमाना दिया। ठीक है, अब बात करते हैं दिशा की। दिशा अधिकतर मानचित्रों के ऊपरी दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्षर U लिखा जाता है। ये तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। ठीक है, जैसे ये देखिए उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। अब उत्तर और पूरब के बीच की जो दिशा है वो उत्तर पूरब, पूरब और दक्षिण के बीच की जो दिशा है वो दक्षिण पूरब, और पश्चिम और दक्षिण के बीच की जो दिशा है वो दक्षिण पश्चिम, और पश्चिम और उत्तर के बीच की जो दिशा है वो उसको उत्तर पश्चिम कहा जाता है। ठीक है, ये दिक् सूचक है यानी कि दिशा दर्शक है। तो इसको भी, इसके माध्यम से भी आप दिशाओं का ज्ञान कर सकते हैं कि किस दिशा में आप खड़े हैं। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। चित्र 4.2 यानी कि ये जो अभी आपको डिस्कस किया है इसमें क्या है, 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण एवं पूर्व, पश्चिम को दिखाया गया है। वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। ठीक है, जो आपके उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम है, ये कौन से बिंदु कहे जाते हैं, प्रधान दिग्बिंदु। बीच की 4 दिशाएं यानी कि उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं चित्र 4.1 से निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा, दुकानों से विद्यालय की दिशा। तो ये वाला जो आपको चित्र दिखाया गया है ये दिशाओं के बारे में ज्ञात करने के लिए दिखाया गया है। ओके, अब देखिए, इस दिक् सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। ये एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, जो दिक् सूचक बना था उसके माध्यम से आपकी जो मुख्य दिशाएं हैं जैसे कि उत्तर कहाँ है, दक्षिण कहाँ है, उनके बारे में पता लगाया जा सकता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। ठीक है, जिससे आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि उत्तर कहाँ है, दक्षिण कहाँ है। अब बात करते हैं प्रतीक की। ये किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। 3 घटक बताए थे ना मानचित्र के, दूरी, दिशा और प्रतीक। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार की विभिन्न आकृतियां जैसे भवन, सड़क, पुल, वृक्ष, रेल की पटरियां तथा कुएं को दिखाना संभव नहीं। अब ऐसा तो नहीं कर सकते कि जहां पर बहुत सारे वन हैं तो आप मानचित्र में वन ही बना दें। ठीक है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, उसके लिए करते हैं यूज़ प्रतीक का। ठीक है, यानी कि चिन्हों का। इसीलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। कहीं पर आपको ऐसे स्क्वायर बना होगा और ऐसे लाइंस बनी होंगी और कह देंगे कि इसका मतलब होता है कि वृक्ष, तो आप समझ जाएंगे कि इस एरिया में क्या है, वृक्ष है। तो ये क्या हो गया, प्रतीक हो गया। ये प्रतीक कम स्थान से अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र को, भाषा को नहीं जानते तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते, तब आप इन चिन्हों की सहायता के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, विश्वव्यापी यानी कि जैसा मानचित्र की जो भाषा आपकी यहाँ है, इंडिया में है, वही जो भाषा है वो विदेशों में होगी, वो लोग भी उसको अच्छे से समझ लेंगे, आप भी उनके जो मानचित्र हैं उनको अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। अब हम यहाँ पे जो कुछ चित्र हैं उनको देख लेते हैं, जैसे कि रेलवे लाइन, बड़ी लाइन, मीटर लाइन और रेलवे स्टेशन। तो अगर बड़ी लाइन है तो इसको इस तरह से दर्शाया जाएगा, मीटर लाइन को इस तरह से और रेलवे स्टेशन को इस तरह से। ओके, अब पक्की कच्ची की बात करते हैं तो पक्की को देखिए 2 लाइन से, इक्वल लाइन से दर्शाया जा रहा है, यहाँ पर डॉट डॉट सी बनी हुई है। ठीक है, सीमाओं की बात करते हैं, देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लिए, ये राज्यों के लिए, और ये जो बिल्कुल हल्की सी पतली लाइन्स हैं उनको जिला के लिए दर्शाया गया है। अब देखिए नदी के लिए ऐसे, कुआं के लिए एक सर्कल बना दिया है ब्लैक सा, तालाब एक चित्र बनाया गया है, एक रेक बंद सा, और उसमें पानी दर्शाया गया नीला। ठीक है, नहर के लिए देखिए और पुल के लिए देखिए। ठीक है, तो ये अच्छे से समझ लीजिएगा इसको। मंदिर देखिए कैसे बना है, गिरजाघर देख लीजिए, मस्जिद और छतरी। छतरी मतलब आप सभी जानते हैं ना, जो राजाओं द्वारा बनाई गई थी। पोस्ट ऑफिस को पीओ से डिनोट करते हैं, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस को पीटीओ, एंड पुलिस स्टेशन के लिए पीएस का। बस्ती के लिए देखिए रेड रेड, कब्रिस्तान के लिए, पेड़ के लिए और घास के लिए। तो ये इन चिन्हों का उपयोग करके आपको मानचित्रों में दर्शाया जाता है कि कौन सी स्थिति, कौन सी चीज़ कहाँ पर किस तरह से है। ठीक है, अब यहाँ पर आप अच्छे से पता कर सकते हैं। आपने अभी देखा कि भाई ये नदी है, ये क्या है बताइए, मंदिर है, ये क्या है ना, आरएस मतलब रेलवे स्टेशन है, ये गिरजाघर है। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए कब्रिस्तान। तो इस तरह से क्या है, आप उसके माध्यम से यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए तालाब है, ठीक है, ऐसा ही तो था तालाब। तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ से समझ ली। अब आगे बढ़ते हैं। प्रतीक कहे जाते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक 4.3 में दर्शाए गए हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरा रंग पर्वतों, पीला रंग पठारों और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो जो विशेष रंग हैं उनको भी आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि कौन सा रंग किसके लिए यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं रेखा चित्र की। तो रेखा चित्र क्या है, ये भी एक आरेखण होता है, ठीक है, जो पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। ठीक है, ये पैमाने पर आधारित नहीं होता, ये किस पर आधारित होता है, याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कक्षीय आरेखण की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। जैसे मान लीजिए आपको किसी का घर या एड्रेस नहीं पता है, नेक्स्ट किसी और दूसरे इंसान ने आपको वो बताया कि ऐसे ऐसे जाना है, तो आप क्या करेंगे, अपने किसी भी पेज पर या कॉपी पर या अपनी डायरी पर उसका रेखा चित्र बना लेंगे कि हाँ भाई हमें ऐसे सीधे जाना है, उसके बाद में आपको लेफ्ट मुड़ना है। तो वो जो चित्र आप बनाते हैं वो रेखा चित्र होता है। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखण बना सकता है। ये जो बात अभी हमने की थी ये बिल्कुल वही है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है। ऐसे इसे क्या कहते हैं, रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। तो आप समझ गए कि ये वाला जो मानचित्र है वो कैसे होता है, आपकी याददाश्त पर आधारित है। अब बात करते हैं खाका। तो खाका क्या होता है, एक छोटे क्षेत्र को बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहा जाता है। जैसे कि आपको अपना रूम डेकोरेट करना है, आपको किस तरह से अपना रूम बनवाना है, तो आप क्या करेंगे, एक बड़ा सा चार्ट लेंगे और उस पर अपने जो रूम का डिज़ाइन है वो बनाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा, खाका कहलाएगा। ठीक है, तो आपको ये पूरा ही चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मानचित्र क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उसका वो हम कैसे देखते हैं, वो कितने भागों में विभाजित है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ी हैं। ठीक है, बने रहिए ऐसी और वीडियोस के साथ। चैनल को शेयर ज़रूर करिए एंड कोई भी आपका डाउट या सजेशन है उसको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।